अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों के साथ अच्छी एक दो खबरें शेयर करने से पहले मैं थोड़ा सा जायज़ा लूँगा कि पाकिस्तान कोविड के लिहाज से इस वक्त एग्जैक्टली कहाँ पे खड़ा है। दोस्तों, किसी दौर में हमारी जो पोजीशन थी कि दुनिया में जो मुतासरा मुल्क हैं उनमें से हमारी पोजीशन कहीं जाके पड़ती थी तकरीबन उन टॉप के 10 ममालिक में जिनमें सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज़ रहे हैं, इन्फेक्टेड रहे हैं। लेकिन अब जो हमारी पोजीशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम 25 से भी नीचे दर्जे पे हैं और दुनिया में जो इस वक्त 5 सरे फहरिस्त वो ममालिक जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरोना है उनमें शामिल है अमेरिका, जहाँ पे कोरोना के मरीज़ों की तादाद है 1 करोड़ 15 लाख से ज़ायद। उसके बाद आता है इंडिया का नंबर जहाँ पे है 90 लाख से ज़ायद कोरोना के मरीज़ इन्फेक्शन हुई है वहाँ पे। उसके बाद जो नंबर आता है वो है ब्राज़ील का, फिर आता है फ्रांस का और 5वें नंबर पे है रशिया। पाकिस्तान में जो इन्फेक्शन हुई है कोरोना की, उनकी जो तादाद है वो 3,60,000 से ज़ायद है और हमारा जाके नंबर बनता है 25 दर्जे से भी नीचे। तो ये इसलिए खुशाइंद बात बन जाती है कि क्योंकि किसी दौर में हम टॉप 10 कंट्रीज़ में आते थे, लेकिन उसी वक्त में हमें नहीं भूलना चाहिए कि गुज़िश्ता 4 से 5 मुसलसल दिनों से पाकिस्तान में जो कोरोना के मुतासरा नए मरीज़ों की तादाद है वो 2000 से ज़ायद है। जैसे लास्ट 24 आवर्स में 2200 से ज़ायद जो मरीज़ हैं उनके अंदर जो कोरोना है वो पॉजिटिव आया है। और जो एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो 11,000 से ज़ायद जो एक्टिव केसेस हैं वो पंजाब और सिंध में हैं। और ये रिफ्लेक्ट करता है यहाँ की आबादियों को कि ये वो दो सूबे हैं पाकिस्तान के जहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है। तो जितनी ज़्यादा आबादी होगी, सर्दी होने की वजह से उतने ज़्यादा लोग एक दूसरे के करीब करीब हैं और उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि कोविड के केसेस जो हैं वो बढ़ेंगे या एक से दूसरे शख्स में जाएंगे। आप इसका यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि जो पंजाब है और सिंध है इसके अंदर 2500 और 2700 बेतरतीब जो है अमवात हुई हैं और गुज़िश्ता 24 घंटे में पूरे पाकिस्तान में जो 37 डेथ्स हुई हैं उनमें से जो 17 अमवात हैं वो पंजाब में हुई हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जहां पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है तो हमने कोशिश करनी है कि हमने हर सूरत इंशाल्लाह इस बेहतरी को बरकरार रखना है, एक दूसरे को ये समझा के कि कैसे कैसे एहतियात करनी है, जिसकी हम अक्सर इस वीडियो में बात करते रहते हैं इस चैनल पे। दूसरा दोस्तों, अच्छी जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान ने तकरीबन 10 करोड़ जो अमेरिकी डॉलर हैं वो एलोकेट कर दिए हैं वैक्सीन की ख़रीदारी के लिए। ये ख़बर आई है हुकूमती सतह से और 1 करोड़ जो वैक्सीन है वो दो जो दुनिया की वैक्सीन की कंपनीज़ हैं उनसे ख़रीदी जाएंगी और उसकी एडवांस बुकिंग पाकिस्तान करवा रहा है। अगरचे अभी इन दो जो कंपनीज़ का अभी पाकिस्तान में ज़िक्र नहीं हुआ, जो जल्द ही हुकूमत पाकिस्तान हमें बता देगी। ये जो 1 करोड़ डोजेज़ होंगी दोस्तों, तो ये सबसे पहले 65 साल से ज़ायद की उम्र के लोग, वो लोग जिनको सांस की तकलीफ़ हो, जिनको शुगर हो, जिनको ब्लड प्रेशर हो, वो लोग, और वो लोग जो कि जिनको हम हेल्थ केयर वर्कर्स कहते हैं या फ्रंट लाइन जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको लगेंगी। और यही पूरी दुनिया का इस वक्त असूल है। और जैसे जैसे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बनती जाएगी तो उसके साथ साथ पाकिस्तान में भी ये वैक्सीन जो है मुख्तलिफ ज़राए से ये ख़रीदी जाएगी। ये चीज़ जो है इसको कंफर्म किया है जो हेल्थ की सेक्रेटरी हैं डॉक्टर नौशीन हामिद, उन्होंने भी पिछले दिनों के पाकिस्तान जो है वो एडवांस बुकिंग करवा रहा है 1 करोड़ वैक्सीन्स के लिए। और गुज़िश्ता 1 से 2 हफ्ते की अगर हम ख़बर का जायज़ा लें तो दोस्तों पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे अगर मैं पंजाब की बात करूं तो 2014 के बाद पहली दफ़ा 1700 जो वैक्सीनेटर्स हैं उनकी जॉब्स क्रिएट की गई हैं या उनको भर्ती किया गया है। क्योंकि दोस्तों ये जो वैक्सीनेटर्स हैं इसमें कोई शक नहीं कि ये ख़ास तौर पे जो EPI का पाकिस्तान में प्रोग्राम है, WHO का एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, जो बच्चों को हिफाजती टीके लगते हैं, तो ये उसमें शामिल किए गए हैं वैक्सीनेटर। लेकिन क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा पहले भी ये कह चुकी है कि पाकिस्तान में जो पोलियो वर्कर्स हैं या जो वैक्सीनेटर्स हैं ये रीढ़ की हड्डी का इन्होंने अभी तक काम किया है पाकिस्तान में कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में। और जब जो ही पाकिस्तान में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी तो यही वो वैक्सीनेटर्स हैं जो नए भर्ती हो रहे हैं, जो बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। दोस्तों पाकिस्तान में लोगों को बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है, गैदरिंग्स को कम से कम करने की ज़रूरत है। आप उसका अंदाज़ा लगाएं
ये जो अभी आपको सर्कुलर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली सेनेट की जितनी भी कमेटीज़ हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है कि उनको पोस्टपोन कर दिया गया है ताकि कम से कम लोग एक जगह पे इकट्ठे हों, जो अभी हुकूमत की पॉलिसी भी है, और कम से कम वायरस को मौका मिले एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होने का, क्योंकि ये जो वायरस है ये हमारे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के ज़रिए हमारे जो छींकने से, हमारे खांसी करने से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। तो अगर हम इकट्ठे होंगे तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये वायरस जो है ये एक से दूसरे शख्स में चला जाएगा। इसके साथ दोस्तों एक और जो ख़बर है अभी आज जो सर्कुलेट कर रही है वो है चाइना की जो कंपनी है साइनोफार्म, उसके बारे में है कि साइनोवैक जो कंपनी है उसकी जो वैक्सीन है कोरोना वैक, जो ब्राज़ील से उसकी जो स्टडीज़ हैं, दी लैंसेट जो एक बहुत एक काबिले एतबार जरीदा है मेडिकल का, उसने बताया है कि इसके जो इब्तदाई और दरमियाने मरहले के जो रिज़ल्ट हैं, प्रीलिमिनरी रिज़ल्ट जो हैं, ख़ास तौर पे फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 को बुनियाद बना के उसने ये बताया है कि ये जो, क्योंकि ये 14 दिन के वक्फे से 2 डोजेज़ लगती हैं इस वैक्सीन की, तो उन्होंने ये बताया है कि 4 हफ्ते के बाद एंटीबॉडीज़ जो हैं वो काफ़ी पैदा हुई हैं इन मरीज़ों में जिनको ये वैक्सीन लगाई गई है। तो अगर हम इसको इकट्ठा करके पढ़ते हैं उन ख़बरों के साथ कि जिसमें मॉडर्ना और फाइज़र की बात हुई थी कि उनकी वैक्सीन के रिज़ल्ट की, तो अब ये तमाम जो है ये अच्छी जो ख़बरें हैं वैक्सीन से मुतालिक, उसका ये टाइम है, क्योंकि वैक्सीन ही दोस्तों एक हल है। बहुत सारे पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो वैक्सीन के बारे में बहुत सारे अपने ख़दशात का इजहार करते हैं, लेकिन मत भूलें कि दुनिया भर में जो वैक्सीन्स हैं जब ये नहीं थी तो हर 10 में से 4 जो बच्चे हैं वो 5 साल की उम्र को नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि जिनको हम प्रिवेंटेबल डिजीज़ कहते हैं, यानी वो बीमारियां जिनको वैक्सीन की मदद से हम रोक सकते हैं, तो वो उसका शिकार हो जाते थे। और अगर आज भी खुदा न खास्ता कोई मीज़ल्स की जो वैक्सीन है अगर उसको रोक लिया जाए तो एक बच्चे से 15 बच्चों को ये वायरस जो है मुंतकिल हो सकता है, और खुद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मीज़ल्स कितनी एक ख़तरनाक बीमारी है। और आखिर में अगर हम इस चीज़ का जायज़ा लें कि जो सबसे कम अरसा लगा है किसी वैक्सीन की तैयारी में, तो आज से पहले वो 4 साल है जो मम्प्स जो है जिनको हम कन पेड़े कहते हैं, उसकी जब वैक्सीन डिवेलप हुई थी, तो लेकिन वो हालात मुख्तलिफ थे, इसलिए अगर आज के हालात में जल्द से जल्द वैक्सीन हमें मिलने की कुछ उम्मीद पैदा हुई है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये हालात बहुत ही ज़्यादा गैर मामूली हैं। और इसके साथ जो एक बहुत अहम बात है वो ये है कि जो मॉडर्ना की वैक्सीन है और जो फाइज़र की वैक्सीन है, ख़ास तौर पे जो फाइज़र की वैक्सीन जिसके लिए खसूसी तैयारी की जाती है अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज की, तो बहुत सारे जो मुल्क हैं वो अब इस कोशिश में है कि वो अपने मुल्क में कुछ ऐसी जगहें तैयार करें कि जहाँ पे उनके लिए मुमकिन हो कि वो अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज या -70 का जो टेम्परेचर है उसको क्रिएट कर सकें। लेकिन साथ ही मैं आप लोगों को इस बात की भी वजाहत कर दूं कि जो चाइनीज़ वैक्सीन हैं उनको आम तौर पे जो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है जो -4 या 4 से 8 का टेम्परेचर होता है कि जिस पे ये 3 साल तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं, तो इसके लिए अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वैक्सीन को लेकर अगर पहले किसी भी चीज़ का हमें शक था तो हमें डर ये था कि जो वैक्सीन अगर खुदा न खास्ता कोई फेल हुई तो वो हो सकता है फाइज़र और मॉडर्ना की फेल हो, क्योंकि ये बिल्कुल नई एक तहकीक थी, एक नया तरीका था कि जिसे वैक्सीन को बनाया जा रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा कामयाबी क्योंकि उन्हीं में आई है, तो दुनिया को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अब हम इस पेंडेमिक के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि होगा ये कि नवंबर के एंड पे जो बज़ाहिर लगता है कि दुनिया की अक्सर जो वैक्सीन हैं वो अपना डाटा WHO और यूरोपियन जो काउंसिल है या कमीशन है जो हेल्थ से रिलेटेड, तो और दुनिया की मुख्तलिफ हेल्थ बॉडीज़ हैं उनके साथ शेयर करेंगे। और हमें उम्मीद है कि दिसंबर के एंड पे जो वैक्सीन हैं उनकी 2 तरीके से इजाज़त मिलना शुरू हो जाएगी। एक होता है एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन और एक होता है ट्रांजिट परमिशन। एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है कि उसके बाद जो मखसूस लोग हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कि जो वल्नरेबल लोग होते हैं, जिनको कोई पहले से प्रॉब्लम होते हैं, या जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, तो सबसे पहले उनको वैक्सीन लगती है। लेकिन अगर ट्रांजिट परमिशन मिलती है तो फिर ये फ़र्क नहीं होगा, बल्कि तमाम लोगों को वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी। और जब एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन या ट्रांजिट परमिशन के 1 साल के बाद मुमकिन होता है कि तमाम लोगों के लिए जो वैक्सीन है वो फ्री हो जाती है। 1 साल के बाद ऐसी परमिशन मिलती है कि जिसमें सब लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो जाती है। तो अगर हम इन तमाम चीज़ों को देखें तो ये सब बहुत अच्छाई की तरफ हालात जा रहे हैं, लेकिन मत भूलें कि इस वक्त की वैक्सीन का नाम है मास
मास्क इस वक्त की वैक्सीन का नाम है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से 20 से 40 सेकंड के लिए धोना और हैंड सैनिटाइज़र जो होता है उससे अपने हाथों को 20 सेकंड के लिए रब करना, यानी साबुन से और पानी से 20 से 40 सेकंड के लिए धोएं और हैंड सैनिटाइज़र कोई भी अच्छा जो है उससे 20 सेकंड के लिए रब करें। और कोशिश करें कि पहले तो क्राउडिंग में मत जाएं, जहां पे बहुत ज़्यादा रश हो वहां पे मत जाएं, लेकिन अगर जाना भी पड़े तो किसी भी सूरत जो मास्क है उस पर कंप्रोमाइज़ मत करें। कोशिश करें कि सर्जिकल मास्क हो, अगर वो नहीं मिलता तो फिर आम मास्क, फैब्रिक का मास्क जिसकी 3 लेयर्स होती हैं वो इस्तेमाल करें। दोस्तों ये सारी जो एहतियात है ये आपने करनी है, खुद भी और अपनी फैमिली को भी करवानी है। और मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जब तक कोविड है, तो जैसे आप इस चैनल का पहले भी ख्याल रखते हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं पर्सनल कि आपने ऐसे ही मेरा साथ देना है जैसे उन 7 दिनों में दिया था जब ये मेरे चैनल की अपलोड्स बंद थी, लेकिन आप लोगों के साथ की वजह से मुझे महसूस तक नहीं हुआ। दोस्तों अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।